हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एडुटेप में। यहाँ पर हम यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओए एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज का अभ्यास सीरीज में जनरल साइंस का हमारा टॉपिक है केमिकल कंपाउंड्स इन अवर डेली लाइफ। हम अपनी लाइफ में जो डेली चीजें यूज करते हैं वो कौन कौन सी केमिकल कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते हैं जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हम डेली लाइफ में यूज तो कर लेते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं रहता कि वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप कुकिंग के लिए एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं, आप सॉल्ट का, नमक का इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग सोडा, डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, साबुन का, सोप का इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग सोडा, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इसका पार्ट नंबर 1 करने वाले हैं। इसके आगे इसके पार्ट्स आपको मिलेंगे जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि कौन सा केमिकल कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं और उसके केमिकल फॉर्मूले क्या है। फॉर्मूले के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो सारी बातें हम ये वीडियो में कवर करेंगे, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि एडुटेप आपके लिए लाया है 1 टाइम ऑफर। अगर आप यूपीएससी, ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फ्लैट 60% का ऑफर मिल जाएगा। ये ऑफर केवल आज के लिए, 6 अगस्त के लिए ऑफर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कूपन कोड यूज करना है 1 टाइम 60। आपको सारे लेटर्स को कैपिटल में लिखना है और उसमें कोई स्पेस नहीं रहना चाहिए। तो आप ये अगर ऑफर लेते हैं तो आपको 60% का फ्लैट ऑफर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप मास्टर कोर्स परचेज करते हैं या आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं, तो अगर आप सब्जेक्ट वाइज क्लासेस लेते हैं तो सारे कोर्सेज में आपको 60% का ऑफर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपको बोल रहा है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट यूज्ड इन कुकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट, कुकिंग में अगर हम सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करते, अगर हमारे खाने में नमक ही नहीं होगा तो वो बेस्वाद हो जाएगा। बिना नमक के हम खाना ही नहीं खा सकते। अगर खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं रहेगी, कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है सॉल्ट, नमक, ठीक है। तो कौन सा कॉमन सॉल्ट आप यूज़ करते हैं? आप इतने दिन से सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसका नाम क्या है आपको याद रखना है, वो है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl, ठीक है। अब मैंने आपको कहा है कि सबके फॉर्मूले आपको पता रहना चाहिए, तो फॉर्मूले भी आपको लर्न करते हुए चलना है। तो कॉमन सॉल्ट जो हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं वो है हमारा सोडियम क्लोराइड, NaCl। Na यानी कि सोडियम, सोडियम और Cl मतलब क्लोरीन। तो जब सोडियम और क्लोरीन आयंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं, सोडियम होता है पॉजिटिव, सोडियम होता है पॉजिटिव यानी कि Na+, और क्लोरीन होता है नेगेटिव यानी कि माइनस, Cl-। सोडियम हमारा मेटल है, ठीक है, और क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बना लेते हैं? कॉमन सॉल्ट बना लेते हैं जो हम कुकिंग में यूज करते हैं। तो हो गया सोडियम क्लोराइड, NaCl, ठीक है। अब इसे क्या कहा जाता है? ब्राइन भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी में दिया है ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? ब्राइन क्या होता है? जब NaCl का सॉल्यूशन लिया जाता है, ब्राइन जो है वो क्या होता है? हम NaCl का जब सॉल्यूशन लेते हैं, NaCl का जो सॉल्यूशन रहता है उसे क्या कहा जाता है? ब्राइन कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ब्राइन के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये वाला वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा यूज्ड इन कुकिंग? अब कुकिंग में आप क्या करते हैं, जब अगर आप केक बनाते हैं, अगर आप ढोकले बनाते हैं तो उसको फ्लफी बनाने के लिए आप बेकिंग सोडा उसमें डालते हैं। बेकिंग सोडा क्या करता है पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उसके फॉर्मूले में आते हैं। बेकिंग सोडा क्या करता है? जब भी कोई एसिड के साथ रिएक्ट करता है, अब वो एसिड कौन सा है? एसिड कौन सा है? अगर आप नींबू निचोड़ते हैं, अगर आप लेमन डालते हैं तो लेमन में क्या होता है? साइट्रिक एसिड होता है। मैंने आपको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में पढ़ाया था। अगर आप विनेगर का इस्तेमाल करते हैं, विनेगर में क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो जब भी बेकिंग सोडा कोई एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, उसके बबल्स आने लगते हैं और वो थोड़ा सा फूल जाता है। इसीलिए फ्लफी बनाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। अब बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है? साइंटिफिक नेम क्या है या केमिकल नेम क्या है? हम बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहा जाता है उसे? सोडियम बाइकार्बोनेट। और क्या कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और क्या कहा जाता है? सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। फॉर्मूला बनाना बहुत सिंपल है। सोडियम, सोडियम का मतलब होता है Na, सोडियम का मतलब क्या होता है Na। बाय का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन, बाय का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन यानी कि NaH। कार्बोनेट का मतलब होता है CO3, कार्बोनेट का मतलब क्या होता है CO3। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया NaHCO3, NaHCO3 ये हमारा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, उसे हम क्या कहते हैं बेकिंग सोडा कहते हैं, जो हम कुकिंग में यूज करते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट इन ड्रिंकिंग वाटर। अब पानी भी हम डेली यूज करते हैं, हम पानी पीते हैं, बिना पानी के हम रह नहीं सकते। 70% हमें पानी की जरूरत पड़ती है, हमारी बॉडी को 70% पानी की जरूरत पड़ती है, या हम बोल सकते हैं जो अर्थ है, अर्थ पे 70% पानी है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ अगर ड्रिंकिंग वाटर की, तो ड्रिंकिंग वाटर साफ होना चाहिए। हम खराब, अगर मान लीजिए ड्रिंकिंग वाटर में अगर आ जाता है कैडमियम, मैं सिर्फ आपको सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मान लीजिए ड्रिंकिंग वाटर में कैडमियम आ जाता है तो आपको इताई इताई डिसीज होती है। कौन सी डिसीज होती है? इताई इताई डिसीज होती है। अगर मान लीजिए ड्रिंकिंग वाटर में मर्क्यूरी के कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं, मर्क्यूरी के कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं तो आपको होता है मीना माता डिसीज या मीन माता डिसीज। तो अगर हमें इस डिसीज से बचना है तो हमारा ड्रिंकिंग वाटर क्या रहना चाहिए? साफ रहना चाहिए। तो साफ करने के लिए हम एक डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करते हैं और उसका नाम क्या है? उसका नाम आपको याद रखना है, वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब फॉर्मूला कैसे बनाना है? कैल्शियम का मतलब होता है Ca, कैल्शियम का मतलब होता है Ca, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन यानी कि O ले लेंगे, क्लोराइड का मतलब होता है Cl, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीक्लोराइड हमने लिया है उसको आपको क्या लेना पड़ेगा? ट्वाइस लेना पड़ेगा। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, देखिए फॉर्मूला बनाना कितना सिंपल है। तो अगर हमें ड्रिंकिंग वाटर को साफ करना है या ड्रिंकिंग वाटर में जो डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करना है ताकि वो जो उसमें बैक्टीरियाज है उसे मार दे, तो हम कौन सा यूज करेंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यूज करेंगे। इसे ही क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। बेकिंग सोडा भी हमने देखा, ब्लीचिंग पाउडर हमने देख लिया, कॉमन सॉल्ट हमने देख लिया। जो हम डेली चीजें यूज करते हैं उसके ऊपर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हम पढ़ रहे हैं केमिकल कंपाउंड्स इन अवर डेली लाइफ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब ये ब्लीचिंग पाउडर वाटर के कांटेक्ट में आता है, जब ये ब्लीचिंग पाउडर वाटर के कांटेक्ट में आता है तो क्लोरीन गैस रिलीज होती है। क्या होता है? क्लोरीन गैस रिलीज होती है और वो बैक्टीरिया को किल कर देता है, हमारे पानी को साफ कर देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। वॉशिंग सोडा इज केमिकली नोन एज। अब हम कपड़े भी डेली धोते हैं, कपड़े धोने के लिए हम वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में बहुत कंफ्यूजन होता है। बेकिंग सोडा में बाय होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, बाय का मतलब हमने पढ़ा हाइड्रोजन, लेकिन वॉशिंग सोडा में बाय नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। इसमें बाय नहीं होता। अगर इसमें बाय आ जाएगा तो वो हमारा बेकिंग सोडा बन जाएगा। तो सोडियम हमारा हो गया Na और कार्बोनेट हो गया हमारा CO3, यानी कि हमारा क्या बन जाएगा? Na2CO3 से 2 लेना पड़ता है। अगर जब हाइड्रोजन लेते हैं तो 2 नहीं लेते हैं, जब हाइड्रोजन नहीं लेना है तो 2 लेना है, वैलेंसी फुलफिल करने के लिए। आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि वैलेंसी कैसे निकाली जाती है, कैसे वैलेंसी से हमें ये कंपाउंड्स बनाना है, कैसे 2 आया है, सारी बातें हम आगे देखेंगे। सिर्फ मैं आपको एक सिंपल सा बेसिक फंडा बता रही हूँ कि कैसे आप फॉर्मूले बना सकते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट आपका होता है Na2CO3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। देखिए यहाँ पर लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट आपका बेकिंग सोडा होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। अब वॉशिंग सोडा बनाने के लिए, सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए सॉल्वे प्रोसेस का यूज किया जाता है। ये भी आपकी एनसीईआरटी में दिया है, तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है।
वॉशिंग सोडा प्रिपेयर करने के लिए कौन से मेथड का यूज होता है? सॉल्वे प्रोसेस का यूज होता है। और ये वॉशिंग सोडा क्या करता है? हमारे पानी में, हमारे वाटर में जो हार्डनेस रहती है, आपने सुना होगा कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर होते हैं। हार्ड वाटर किसके कारण होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स की वजह से होते हैं। और अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट नहीं है वाटर में तो वो सॉफ्ट वाटर होता है। तो हार्ड वाटर से फोम नहीं आता है, झाग नहीं आता है। आप कितना भी उसमें वॉशिंग सोडा डाल दीजिए, उसमें झाग नहीं आता है। तो अगर हमें हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करना है तो हम किसका यूज करते हैं? वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर हम किसका यूज करते हैं? वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। याद रखेगा, हार्डनेस रिमूव करना जरूरी है, क्योंकि बिना हार्डनेस रिमूव किए, अगर हार्ड वाटर में आप सोप डालते हैं, आप वॉशिंग सोडा डालते हैं, तो उसमें लेदर नहीं आता है, उसमें फोम नहीं आता है। तो हमें पहले हार्ड वाटर को सॉफ्ट में बदलना पड़ता है और उसके लिए वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। फ्लोराइड इन टूथपेस्ट हेल्प टू प्रिवेंट। अब हम डेली टूथपेस्ट का भी यूज करते हैं। सबसे पहला काम, हम सुबह उठते हैं तो टूथपेस्ट करते हैं। तो टूथपेस्ट क्यों किया जाता है, चलिए समझते हैं। आपने मान लीजिए कोई खाना खाया, आपने बर्गर खाया, आपने पिज्जा खाया, तो आपके जो मुंह का पीएच है वो क्या हो जाता है? 5.6 से कम हो जाता है। क्या हो जाता है? 5.6 से लेस देन हो जाता है। ठीक है, आप जब कुछ भी चीज खाते हैं तो वो वहां पर बैक्टीरियाज आ जाते हैं, हमारे मुंह में क्या आ जाते हैं? बैक्टीरियाज आ जाते हैं और धीरे धीरे पीएच कम होने लगता है। अगर मान लीजिए पीएच 5.6 से कम हो गया तो आपके दांत सड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया? आपके मुंह में एसिड आ गया है। जब भी पीएच 7 से कम रहता है, जब भी पीएच 7 से कम रहता है तो वो क्या बनते जाता है? एसिडिक बनते जाता है। तो जब आपने कुछ चीज खाई, आपके मुंह में बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया क्या करते हैं? वहां पर एसिडिक मीडियम बनाने लगते हैं और एसिडिक मीडियम जब बनता है तो 5.6 से पीएच कम होने लगता है और बहुत ज्यादा देर तक 5.6 से कम रहा तो आपके दांत सड़ने लग जाते हैं, आपके दांतों में कैविटीज लग जाती है। इसीलिए हमें ऐसा टूथपेस्ट यूज करना पड़ता है जो बेसिक होता है। अगर एसिड के रिएक्शन को कम करना है, अगर एसिड के रिएक्शन को कम करना है तो हमें बेस यूज करना पड़ता है। मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बताया था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? कभी भी आपको अगर एसिड के रिएक्शन को कम करना है तो उसमें बेस मिलाना पड़ता है, उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। उससे सॉल्ट और वाटर बनता है, उसमें सॉल्ट और वाटर बनता है, ये आपको याद रखना है। ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर हमारे मुंह में, हमारे माउथ में अगर एसिड आने लगे तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? बेस यूज करना पड़ेगा। और बेस पीना नहीं है, बेस पीना नहीं है, आपको टूथपेस्ट यूज करना है। टूथपेस्ट कैसा रहना चाहिए? बेसिक रहना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने वो ऐड भी देखी होगी, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? आपने वो ऐड देखी होगी। तो आपको अब से याद रखना है, वो थोड़ा सा ऐड को चेंज कर लीजिए। क्या आपके टूथपेस्ट में बेस है? आप ये याद रखेंगे। तो टूथपेस्ट में बेस रहता है, फ्लोराइड रहते हैं, कुछ नीम तुलसी डाल देते हैं ताकि मुंह से दुर्गंध ना आए। तो ये सारी चीजें हमारे टूथपेस्ट में रहती है। तो फ्लोराइड क्या करता है? फ्लोराइड क्या करता है? हमारे दांत को सड़ने से बचाता है। फ्लोराइड क्या करता है? हमारे दांतों को सड़ने से बचाता है, टूथ डिके से बचाता है। तो ये आपको याद रखना है। और फ्लोराइड जो रहता है सोडियम फ्लोराइड के रूप में रहता है। फ्लोराइड जो रहता है वो किस फॉर्म में रहता है? सोडियम फ्लोराइड के फॉर्म में रहता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या देखा कि अगर पीएच 5.6 से लेस देन जाएगा तो दांत सड़ने लगेंगे और हमारा टूथपेस्ट बेसिक होना चाहिए, अल्कलाइन होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज केमिकली नोन एज। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी। पीओपी का यूज कहाँ करते हैं? पीओपी का यूज कहाँ करते हैं? आप जब अपने घर बनाते हैं तो जो सीलिंग में बहुत अच्छी सुंदर डिजाइन्स बनाते हैं वो पीओपी रहती है। या कहीं फ्रैक्चर हो जाता है तो वहां पर जो प्लास्टर बनता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है। तो आपको याद रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता किससे है? जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता किससे? जिप्सम से बनता है। वो होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी पूछ सकता है, जिप्सम भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो क्या करना है, जब भी आपके पास जिप्सम है, जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। तो हम क्या करते हैं? इसे हीट करते हैं।
इसे क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है 150 डिग्री सेल्सियस पर। तो जैसे ही जिप्सम को 150 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है, ये अपने अंदर से 1.5 गुना पानी को बाहर निकाल देता है। क्या कर देता है, मान लीजिए 2 चॉकलेट है, 2 चॉकलेट है, आपने 1.5 चॉकलेट खाई है और कितनी चॉकलेट बच जाएगी, आधी चॉकलेट बच जाएगी। तो ये भी क्या करता है, अपने में से 1.5 पानी को, वाटर को बाहर निकाल देता है, केवल हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बच जाता है। तो अगर हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बच जाता है तो वही हमारा क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। फिर से समझते हैं कि मैंने क्या कहा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर आपको बनाना है, अगर आपको पीओपी बनाना है, तो आपके पास सबसे पहले जिप्सम रहना चाहिए। जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के, इसे क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो जिप्सम में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 2 मॉलिक्यूल्स है। तो जैसे ही जिप्सम को हीट करते हैं 150 डिग्री सेल्सियस पे, उसमें से 1.5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर निकल जाता है, केवल हाफ मॉलिक्यूल बच जाता है। और ये हाफ मॉलिक्यूल ही हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप 1.5 पानी मिलाएंगे तो वापिस से जिप्सम बन जाएगा। तो ये कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल है। ये कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्वेश्चन में पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम कैसे बनाना है। अब मैंने आपको नाम से फॉर्मूला कैसे बनाना है वो सिखा दिया। अब फॉर्मूले से नाम कैसे बनाना है वो हम समझ लेते हैं। तो Ca का मतलब क्या हो जाएगा, चलिए Ca का मतलब क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। Ca का मतलब क्या हो गया, कैल्शियम। SO4 का मतलब होता है सल्फेट। SO4 का मतलब क्या होता है, सल्फेट। हाफ का मतलब क्या होता है, हमारे केमिस्ट्री में हाफ का मतलब होता है हेमी। हाफ का मतलब क्या होता है, हेमी। और H2O का मतलब क्या होता है, हाइड्रेट। H2O का मतलब क्या होता है, हाइड्रेट। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बोल रहा है विच कंपाउंड इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में थोड़ा सा आपको मैंने हिंट दिया था। तो चलिए स्टार्टिंग से समझते हैं कि हमारे स्टमक में कौन सा एसिड रहता है, HCl रहता है। स्टमक में, हमारे पेट में कौन सा एसिड रहता है, HCl रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे पेट में कौन सा एसिड रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, जो डाइजेशन में मदद करता है, बैक्टीरियाज को किल करने में मदद करता है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा तेल का खाते, आप बहुत ज़्यादा तीखा खाते, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, तो ये HCl क्या होता है, बढ़ने लगता है। HCl क्या होता है, बढ़ने लगता है और आपको एक समय पर एसिडिटी हो जाती है। आपको क्या होने लगती है, एसिडिटी होने लगती है। फिर अगर एसिड को कम करना है, अगर एसिड को कम करना है तो क्या मिलाना पड़ेगा, बेस मिलाना पड़ेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के हिसाब से। ठीक है, आपके पेट में HCl रहता है, वो एसिड है। अगर एसिड बढ़ने लगता है तो आपको क्या मिलाना पड़ता है, बेस मिलाना पड़ता है। अगर आपको एसिडिटी होने लगती है, आप इनो लेना चालू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। तो जब एसिड बढ़ने लगता है, आप जो बेस यूज करते हैं वो बेस ही आपका क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। वो बेस ही आपका क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या बोला जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। क्या है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसे एक एंटा एसिड कहते हैं। एंटा एसिड यानी कि जो एसिड को काटता है, जो एसिड के रिएक्शन को काटता है, उसे एंटा एसिड कहा जाता है। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाना है, मैग्नीशियम का मतलब हो गया Mg, मैग्नीशियम का मतलब हो गया Mg, हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH, और इसको क्या कर देंगे हम, ट्वाइस कर देंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वो एक एंटा एसिड है जो एसिडिटी को कम करने के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पर हो रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। सोप इज मेड बाय द प्रोसेस ऑफ सोफोनिफिकेशन विच इन्वॉल्व्स। चलिए पहले ही आपको आंसर दिख गया, लेकिन इसे अच्छे से समझते हैं कि सोप जो प्रिपेयर किया जाता है वो कौन से मेथड से किया जाता है, सोपोनिफिकेशन से किया जाता है। ये याद रखिएगा, सोप प्रिपेयर करने के लिए हम कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, सोपोनिफिकेशन का इस्तेमाल यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है कि अगर हमारे पास फैटी एसिड है,
हमारे पास क्या है, फैटी एसिड है। फैटी एसिड में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में से किसी को ऐड किया जाता है और ये दोनों क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, तो जब हम फैटी एसिड में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, सोप मिल जाता है और ग्लिसरॉल। क्या बन जाता है, ग्लिसरॉल बन जाता है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि जब सोप प्रिपेयर करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होती है। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को फैटी एसिड के साथ मिलाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड को ग्लिसरॉल के साथ मिलाते हैं क्या, नहीं, ग्लिसरॉल तो बनता है। और ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि जब सपोनिफिकेशन होता है, जब सपोनिफिकेशन होता है तो क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। जब सपोनिफिकेशन होता है तो क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, आपको याद रखना है कि सोप बनता है और ग्लिसरॉल बनता है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और फैटी एसिड को मिलाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है। सारी बातें अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो छोटी छोटी बातें आपको नोट डाउन कर रहे हैं कि किसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन में कोई भी नाम से पूछ सकता है। ठीक है, यहां पर लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, यहां पर लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट तो हमारा बेकिंग सोडा है। सोडियम बाइकार्बोनेट तो हमारा बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा का तो हम यूज नहीं करते। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं लेकिन ग्लिसरॉल के साथ नहीं करते हैं, फैटी एसिड के साथ यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोल रहा है विच कंपाउंड इज नोन एज एलम एंड यूज फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। आपने सुना होगा एलम, फिटकरी। फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं, एलम का इस्तेमाल करते हैं। पहले गांव में ज़्यादातर ऐसे होता था, पहले फिल्टर्स नहीं होते थे, तो जब नदियों से, रिवर से, लेक से पानी वो लेकर आते थे तो वो पानी थोड़ा गंदा रहता था, तो पानी में क्या मिला देते थे, फिटकरी, एलम मिला देते थे, तो गंदगी नीचे बैठ जाती थी। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि वो बैक्टीरिया को मारता है। बैक्टीरिया को मारता नहीं है, जर्म्स को किल नहीं करता है। जो गंदगी रहती है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है और ऊपर के पानी को फिर छानकर बाहर निकाल लेते हैं। तो वाटर प्यूरिफिकेशन में जो एलम का इस्तेमाल किया गया, जो हम फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम क्या है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या नाम है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम यानी कि के, एल्यूमिनियम Al2, सल्फेट यानी कि SO4 ट्वाइस, और इसमें 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने रहते हैं, 12 मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर पोटेशियम भी यूज हो रहा है और एल्यूमिनियम भी यूज हो रहा है। दो मेटल्स यूज हो रहे हैं, दो मेटल यूज हो रहे हैं, पोटेशियम और एल्यूमिनियम। तो इसे क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट भी कहा जाता है। इसे डबल सॉल्ट भी कहा जाता है ऑफ पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, तो जो एलम का हम यूज करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन में, उसका नाम क्या है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, KAl2SO4 ट्वाइस डॉट 12H2O। इसमें 12 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम यूज करते हैं। डबल सॉल्ट है पोटेशियम और एल्यूमिनियम का। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस जो एनेस्थेटिक में यूज किया जाता है। आप देखिए कोई भी सर्जरी होती है, कोई भी सर्जरी होती है, अगर बड़ी सर्जरी है तो पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है बेहोश करने के लिए। तो उस एनेस्थीसिया में लाफिंग गैस होती है। उस एनेस्थीसिया में क्या होती है, लाफिंग गैस होती है। लाफिंग गैस का नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस को और क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड का मतलब होता है N2O। लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है N2O, ये आपको याद रखना है। और ये एक ग्रीन हाउस गैस भी है, ये एक ग्रीन हाउस गैस भी है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। विच कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंजेंट स्मेल ऑफ अनियंस एंड गार्लिक। आप डेली में अनियन और गार्लिक का यूज करते ही है, हम कुकिंग में प्याज लहसुन का यूज करते ही है, लेकिन देखना जब आप प्याज काटते हैं तो अगर आप दूर भी बैठे हैं तो आपके आंख से आंसू आने लगेंगे। तो वो प्याज से क्या बाहर निकलता है, सल्फर बाहर निकलता है।
प्याज जो रहती है, अनियन जो रहता है, वो कौन सी गैस, कौन सी चीज बाहर निकालती है? सल्फर बाहर निकालता है, जिसकी वजह से हमारी आंखों में इरिटेशन होने लगता है, आंसू आने लगते हैं। तो अनियन और गार्लिक में क्या रहता है? एलिल प्रोपिल डाइसल्फाइड रहता है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड रहता है। तो ये सल्फर, इसमें क्या आ रहा है? सल्फर के कंपाउंड आ रहे हैं। तो यहाँ से सल्फर रिलीज होता है और उसकी वजह से आपको पंजेंट स्मेल आती है, आपके आंखों में इरिटेशन होने लगता है। तो सल्फर आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। विच कंपाउंड इज एडेड टू एलपीजी टू डिटेक्ट लीकेज? अब एलपीजी का फुल फॉर्म, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो कुकिंग में आप गैस यूज करते हैं, कुकिंग में जो गैस यूज करते हैं उसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस रहती है? ब्यूटेन। सबसे ज्यादा रहती है ब्यूटेन, C4H10। क्या रहती है? ब्यूटेन रहती है, C4H10। दूसरे नंबर पर रहती है आपकी प्रोपेन। दूसरे नंबर पर आपकी कौन सी रहती है? प्रोपेन, C3H8। लेकिन ये दोनों जो है वो क्या है? ओडोरलेस है, इसमें से कोई स्मेल नहीं आती। इसीलिए अलग से, इसीलिए स्मेल आने के लिए, लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए एक अलग से गैस डाली जाती है। उसका नाम क्या है? इथाइल मरकैप्टन। उसका नाम क्या है? इथाइल मरकैप्टन। ताकि अगर गैस लीक भी हो रही है तो आपको उसकी स्मेल आ जाए। तो क्वेश्चन में पूछा है कि लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए एलपीजी में क्या डाला जाता है? इथाइल मरकैप्टन डाला जाता है। तो ये आपको आंसर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आप याद रखेंगे। हम डेली कुकिंग में एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। विच कंपाउंड इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर्स? आप जो एयर कंडीशनर एसी का यूज करते हैं, जो आप रेफ्रिजरेटर्स का यूज करते हैं, तो कूलिंग में जो रेफ्रिजरेंट का यूज होता है उसमें क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस रिलीज होती है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कुछ नहीं, फ्रीऑन 12 है। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रीऑन 12 आपको याद रखना है। अब जब ये आप बहुत ज्यादा अगर एसी यूज करें, बहुत ज्यादा अगर आप रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं, तो जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब बाहर निकलती है, तो जब ये हमारे ओजोन के साथ रिएक्ट करती है, तो ओजोन को क्या करते जा रही है? ब्रेक करते जा रही है, ओजोन की थिकनेस को कम करते जा रही है। ओजोन क्या करता है? अभी मैंने आपको गैसेस इन एटमॉस्फेयर में बताया था। ओजोन क्या करता है? हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के हार्मफुल इफेक्ट से हमें बचाता है, जो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। तो ये जो ओजोन को खतरा बढ़ रहा है वो किससे बढ़ता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और उसमें कौन सी गैस है? फ्रीऑन 12। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। बोल रहा है विच केमिकल इज यूज्ड इन डिओड्रेंट्स टू प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ? ठीक है, अब आप डेली डिओ उसका यूज करते हैं, डिओड्रेंट का यूज करते हैं, ताकि बॉडी जो ओडोर है उसको कम कर सके। अब देखिए, जब आपको स्वेट आता है, जो आपको पसीना आता है, कहाँ से आता है? स्वेट ग्लैंड से आता है। आपको जो पसीना आता है, आपको मालूम होगा कि हमारे बॉडी में क्या रहता है? हमारे स्किन में स्वेट ग्लैंड्स रहते हैं। हमारे स्किन में क्या रहते हैं? स्वेट ग्लैंड्स रहते हैं, जिसमें से पसीना आता है। अब उस पसीने में यूरिया रहता है, उस पसीने में वाटर रहता है, सॉल्ट रहते हैं। तो पसीना जब बाहर आता है तो जो पानी रहता है वो तो इवेपोरेट हो जाता है, पानी जो रहता है वो तो इवेपोरेट हो जाता है। क्या बच जाता है? यूरिया बच जाता है और सॉल्ट बच जाते हैं। तो जो यूरिया और सॉल्ट हमारे स्किन के ऊपर जो बैक्टीरिया रहते हैं उसके साथ जब रिएक्ट होता है तो स्मेल आने लगती है। तो उससे बचने के लिए आप डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। और वो डिओड्रेंट में कौन सा केमिकल रहता है? एल्यूमिनियम के सॉल्ट्स रहते हैं, एल्यूमिनियम जिंक्रोनियम। आपने सुना होगा एल्यूमिनियम जिंक्रोनियम, एल्यूमिनियम के सॉल्ट, एल्यूमिनियम जिंक्रोनियम उसमें रहता है। क्या क्या चीजें मैंने बोली, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे को जो पसीना आता है वो कहाँ से आता है? स्वेट ग्लैंड से आता है। स्वेट ग्लैंड्स कहाँ पर रहते हैं? स्किन पर रहते हैं। तो जो स्वेट आता है, जो पसीना आता है, उसमें वाटर रहता है, उसमें यूरिया रहता है, उसमें सॉल्ट रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है। वो एक एक्सक्रीशन का मेथड है, वो एक एक्सक्रीशन का मेथड है, ठीक है। तो जब आपको पसीना आ रहा है तो वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा, बच क्या जाएगा? यूरिया बच जाएगा, सॉल्ट बच जाएंगे। तो आपके बॉडी के ऊपर जो बैक्टीरियाज रहते हैं, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं? वो यूरिया से, वो सॉल्ट से जाकर रिएक्ट होते हैं और स्मेल आने लगती है, ज़्यादातर अंडर आर्म्स में,
ठीक है। तो ये जो होता है उसको रोकने के लिए हम डिओड्रेंट का यूज करते हैं, इसलिए डिओड्रेंट में एल्यूमिनियम के सॉल्ट यूज करते हैं, एल्यूमिनियम जिंक्रोनियम। ये क्या करते हैं, स्वेट ग्लैंड्स को ब्लॉक करते हैं, स्वेट ग्लैंड्स को ब्लॉक करते हैं और बैक्टीरिया को रिएक्ट नहीं होने देते, और उसकी वजह से जो स्मेल है वो कम हो जाती है या स्मेल नहीं आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 हमें बोल रहा है द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ रोटन एग इज ड्यू टू। जो एग रोटन हो जाते हैं, जो एग्स खराब हो जाते हैं, उसमें से जो स्मेल आती है वो किसकी वजह से आती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से आती है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो जब एग खराब हो जाते हैं, जब एग डिकम्पोज हो जाते हैं, तो कौन सी गैस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, जिसकी वजह से उसकी स्मेल आने लगती है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। में एक बार आपको वापस से रिमाइंड करवा देती हूँ कि एडुटैप आपके लिए लाया है बहुत बड़ा ऑफर। अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, आप मास्टर कोर्स लेना चाहते हैं, आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, आप सब्जेक्ट वाइज कोई कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप 60% का ऑफर अवेल कर सकते हैं। आपको कूपन कोड यूज करना है 1 टाइम 60, क्योंकि ये 1 टाइम ऑफर है। आज सिर्फ 6 अगस्त के लिए आपका ऑफर वैलिड रहेगा, आज ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से इस ऑफर को लेकर आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे केमिकल कंपाउंड्स इन अवर डेली लाइफ के पार्ट नंबर 2 में। सारे कंपाउंड जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और जिसके ऊपर एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी बातें आज हमने कवर करी है। थोड़ा इससे हम लेवल को बढ़ाएंगे अपने पार्ट नंबर 2 में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।